नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 18 देखा था, साइड माई बटन में वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर कमेंट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई, इसमें जाकर के भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 9 एडिटोरिया का ये सेट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपका, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिला था? तो बालाजी बाजीराव आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर देखने को मिला था। कार्यकाल इनका चला था 1740 से 1761 और इनका लोकप्रिय नाम नाना साहब था। अधिकतर जगह आप शब्द नाना साहब देखने को मिलता है, तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर बात करते हैं नाना साहब के अलावा, तो 1750 ईस्वी का टाइम था जब राजा राम द्वितीय के साथ इन्होंने संगोला की एक संधि हुई थी। उसके बाद जो राज्य था उस पर पेशवाओं का पूरी तरीके से अधिकार हो गया था। अगला है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब जो है संपन्न हुआ? तो कब संपन्न हुआ? तो सबसे पहले तो इनका टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1842 से लेकर के 1844 तक आपका जो है ये समय था और ये आंसर पहला वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड एलन बरो। तो इन्हीं का ही ये टाइम लिखा है मैंने, 1842 वाला। तो इन्होंने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में जो है वो मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो है वो कहा जाता है। और अगर इनकी बात होती है तो आर्य समाज की बात होती है। आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा जो है वो की गई थी। साथ ही साथ वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्हीं की द्वारा जो है वो दिया गया था। यही दोनों चीजें पूछी जाती हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा और दूसरा आपका आर्य समाज की स्थापना। और इनके जो सामाजिक सुधार थे ना, बेसिकली उसी कारण इनको मार्टिन लूथर कहा जाता था। अगला है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब जो है वो कब बना? तो कब बना ये? 1740 में जो है ये बंगाल का नवाब बना था। बिहार का, अच्छा ये भी समझिए कि बंगाल का नवाब के साथ साथ ये बिहार का भी जो है वो बना था। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है वो बंगाल का पूछा गया तो 1740 हो जाएगा, पर 1739 में ये बिहार का भी बना था। तो बिहार का पेपर आप देंगे तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। इसका मूल नाम क्या था? तो मिर्जा मोहम्मद खां जो है इसका मूल नाम था। इनमें से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक जो है वो कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? MG रनाडे। इनको जो है वो कहा जाता है, क्या कहते हैं? पश्चिमी या पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के रूप में। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। इनके प्रयासों के कारण पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किसने स्थानांतरण किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समय की अगर बात करते हैं तो 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था ना, कई बार आपको बताया, इसी में ही ये राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली जो है वो ट्रांसफर किया गया था। और एक और पॉइंट, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, इसको रद्द भी जो है इसी 1911 वाले में ही किया गया था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि रद्द करने को लेकर के अगर बात होगी तो इसी वाले में जो है वो किया गया था, 1911 वाले में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कह रहा है सुमेलित जो है वो नहीं है? तो यहाँ पर अगर प्रश्न में नहीं लिखा है ना, तो सबसे पहले नहीं को जरूर हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार यही चीज ध्यान से हट जाती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अमृत बाजार पत्रिका से सर वो सही है, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय सही है, इंडियन मिरर मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर सही है। द लीडर वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसके संपादक यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले लिखे हुए हैं, जबकि इनके संपादक मदन मोहन मालवीय जो है वो थे। मदन मोहन मालवीय, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था। इनकी एक और पत्रिका थी अभ्युदय करके, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है, भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के टाइम में जो है वो बिछाई गई थी? तो आपको सभी को कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बता चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी आपका जो है वो सही होगा। कहां से कहां पहली रेलवे लाइन आपकी थी? तो 1853 में। समय था आपका 16 अप्रैल का। और मुंबई से, या बंबई पहले नाम था तो बंबई से कह सकते हैं, बंबई से थाने। पहले बंबई नाम था, अब मुंबई हो गया, तो बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। कितने किलोमीटर थी? तो 34 किलोमीटर जो है ये लाइन थी। और कौन यहाँ पर आपका आंसर? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन का गठन किया था और राज्य हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, वो इसी के टाइम में आया था।
तोपखाना का जो मुख्यालय है वो इसने कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट कर दिया था और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। अहमदाबाद मिल मजदूर जो है इनका आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था बता चुके हैं, 1918 में महात्मा गांधी जी के ही नेतृत्व में आपका ये हुआ था और पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इस आंदोलन में हुआ था। अगर क्वेश्चन बन जाए कि पहली बार भूख हड़ताल जो है वो कौन से आंदोलन में था, तो आपका इसी वाले आंदोलन में देखने को जो है वो मिला था। और गांधी जी के द्वारा ही जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है उसकी स्थापना की गई थी इसी 1918 में। और इनमें ही गांधी जी ने एक सिद्धांत भी दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा इनमें से किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? नारायण गुरु। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में जो है वो हुआ था। और पहला अगर आपसे कहा जाए कि महात्मा गांधी जी द्वारा या पहले और किसान आंदोलन कहा जाए तो वो आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, जिसमें आपका सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। किससे संबंधित था? तीन कटिया पद्धति, वो जो नील की खेती होती थी 3/20 भाग पर। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है ये बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष जो है वो थे। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लखनऊ में। दो चीजें तो आपको अवश्य पता होना चाहिए। और इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष के रूप में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम देखने को मिलता है। और इनके साथ अगर महासचिव आपसे पूछ लिया जाए कि कौन थे, तो महासचिव के रूप में फिर NG रंगा का नाम देखने को जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को किस व्यक्ति ने अर्ध नग्न फकीर कह करके संबोधित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आंसर की बात करते हैं तो विंस्टन चर्चिल, बता चुके हैं। विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था 1931 में, इन्होंने कथन दिया था और कहा था महात्मा गांधी जी, ये टाइम जो था महात्मा गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, वहां पर जो है सम्राट जो जॉर्ज प्रथम थे उन्हें बकिंघम जो पैलेस था वहां पर बुलाया था, तो वहीं पर इन्होंने संबोधित किया था। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो काला शोक के शासन काल में हुई थी। अगर बात करते हैं कहाँ आयोजित हुई थी, तो वैशाली में जो है आपका आयोजित हुई थी। और अगर बात करते हैं कब आयोजित हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में ये आयोजित जो है वो हुई थी। और अगर बात करते हैं, ये तो शासन काल हो गया, और अगर हम बात कर लें अध्यक्षता की, कि अध्यक्षता इसकी किसने की थी, तो सब्बा कामी जो है उनका नाम था। ट्रिक वही थी आपका, आजा राजा महाराजा वैश्या सबका काल, यही थी ना। अब वैश्या से देखिए वैशाली हो जाएगा, सबका से सबका सब्बा कामी हो जाएगा और काल से काला शोक हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे ये आता है। अगला है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित आपका नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक ने किया था, सही है। इल्बर्ट बिल आपका यही गलत है। इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड लिटन नहीं लेके आए थे, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन लेके आए थे। तो यहाँ पर आपका रिपन जो है वो आपका सही होगा। और अगर रिपन के टाइम की बात करते हैं तो 1884 से 88 ईस्वी के बीच में जो है ये टाइम पीरियड रहा था। अगर लॉर्ड लिटन की बात होते हैं तो इनके टाइम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कौन लेकर के आया या किसके टाइम में पारित हुआ, तो ये थे लॉर्ड लिटन। बाकी रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, दास प्रथा कांड लॉर्ड एलनबरो। कौन से आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? मैंने बताया है ऑपरेशन जीरो आवर में क्या हुआ था कि जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, बड़े नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें महात्मा गांधी जी भी थे। और ये समय था भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और ऑपरेशन जीरो आवर में जो महात्मा गांधी जी को रखा गया था, आगा खा पैलेस में रखा गया था, वो हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या ये जो है वो कहा है? तो ऐसा किसने संबोधित किया?
C.F. एंड्रयूज जो आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हैं, इनको उपाधि दीनबंधु की मिली थी। इन्होंने ही ये कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड को। भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक जो है वो कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, भारत दुर्दशा। भरत भारती किसकी पुस्तक है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, पूछी जाती है। भरत भारती किसकी पुस्तक है? तो आपका मैथिली शरण गुप्त की है। प्रेमचंद जी की भी इसी प्रकार से अलग अलग रचनाएं हैं। रश्मि रथी, उर्वशी, ये सब आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। अगला है आपका कर्म का सिद्धांत जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत आपका मीमांसा से संबंधित है। और कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, धर्म मीमांसा, अलग अलग ऐसे नामों से जाना जाता है। तो जैसे पूर्व मीमांसा है तो वो जैमिनी ने दिया था। कई बार उनके वो भी पूछ लिया था ना कि किसने दिया था। तो यहाँ पर तो ऑप्शन आपका मीमांसा जो है वो सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनारा में जो है ये प्राप्त हुआ था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो भी सभी लोग, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, अगर अच्छा लगे लाइक जरूर करते रहिएगा। 20 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब देखिए महात्मा बुद्ध जी की बात करते हैं। इनका जन्म जो है वो कब हुआ? तो 583 ईसा पूर्व में हुआ। अगर बात करते हैं जन्म कहाँ हुआ, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जो है वो हुआ। अगर बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। अगर बात करते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम जो है वो महामाया था। और अगर बात करते हैं कि शुद्धोदन और महामाया, और अगर बात करते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कितनी एज में हुई, तो 35 वर्ष की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया था। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ आपसे उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद अगर बात करते हैं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इनको कहाँ पर जो है वो हुई, तो ये इनको कुशीनारा जो है वहां पर हुई। कब हुई अगर मैं आपसे कहूँ, तो 483 ईसा पूर्व में जो है वो हुई। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सबसे पहले मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो किसने दिया था? देवराय प्रथम या द्वितीय? तो देवराय द्वितीय आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य मैंने बता दिया है कि हरिहर और बुक्का ने 1336 में इसकी स्थापना की थी। किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार जो है वो इकाई शुरू की गई थी? तो वो थे शेरशाह सूरी। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि जो है वो दी थी? तो ये आपका विलियम हॉकिंस को जो है उपाधि दी गई थी इंग्लिश खान की। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले राजदूत के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है? तो विलियम हॉकिंस का देखने को मिलता है। किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में आया था। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या जो है वो की थी? तो 1659 में जो है अफजल खां की हत्या की थी। ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है वो किया गया? तो गाय के लिए जो है ये किया गया था अगन्या शब्द का प्रयोग। इसका अर्थ क्या होता है? ना मारे जाने योग्य पशु, इसे कहते हैं अगन्या। निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित आपसे कह रहा है नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखिए कौशल राजधानी श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी सही है। कुरु की राजधानी अहिछत्र लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि कुरु की जो राजधानी थी वो आपकी अहिछत्र नहीं थी, इंद्रप्रस्थ थी। इसलिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा और आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और अहिछत्र जो है ये किसकी थी? ये आपका पांचाल की राजधानी जो है वो थी। और ये जो लिखी है इंद्रप्रस्थ, ये आपकी कुरु की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 की स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो किस वर्ष लागू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसके द्वारा इसको लागू किया गया था, वो नाम आपसे पूछा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और 7 हो जाएगा 1793। अगला कह रहे हैं नौ रत्न जो है वो कौन से गुप्त राजा के दरबार में जो है वो थे? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नवरत्न थे कौन कौन से? तो अमर सिंह, धनवंतरी, छपड़क, वराहमिहिर, वरुरुचि, हरिसेना, शंकु, वेताल भट्ट और कालिदास। नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से कौन नवरत्न में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है आपको। तो मुद्रा राक्षस की अगर बात करते हैं तो किसकी रचना है?
विशाख दत्त की रचना है, तो ये वाला आपका ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना है, तो ये वाला जो है ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो विष्णुगुप्त जी की रचना है, तो ये वाला ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा। और नेचुरल हिस्ट्री एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका विशाख दत्त नहीं, पिपली करके जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे, सी वाला 3 1 4 2 करके जो देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध कौन से विषय से है, तो इसमें शासन कैसे किया जाएगा, उसके सिद्धांत और उसकी राजनीति, इसका वर्णन किया गया है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, 1025 ईस्वी में आक्रमण जो है वो किया था, और उस समय भीमदेव था काठियावाड़ का शासक। अगला है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ो को पराजित किया था कौन था इनमें से, स्कंदगुप्त था। हुड़ो ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया कब था, तो 458 ईस्वी में जो है वो किया था। इस समय गुप्त शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त था, और हुड़ो को इसने पराजित करके उनको वापस भेज दिया था। पर स्कंदगुप्त वंश की अगर बात करते हैं कौन से नंबर पे आता है, तो गुप्त वंश का 8वां राजा के अंतर्गत आता है। राजधानी इसकी क्या थी, तो पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी थी, और इसके शासनकाल की अगर बात करें तो 455 से 467 तक चला था। अगला है भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। ठीक है, पुराणों में सबसे ज्यादा या सबसे सर्वाधिक प्राचीन पुराण की अगर बात करते हैं तो इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ये आपका सही हो जाएगा। और इसका संबंध किससे है, तो आंध्र सातवाहन वंश से जो है वो माना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल पुराणों की संख्या है कितनी, तो आप कहेंगे टोटल 18 पुराण है, और इनमें से 5 पुराण ही हैं जो बेसिकली आपको राजाओं की वंशावली से संबंधित देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, ऑप्शन में ही दिया है, मत्स्य पुराण हो जाएगा, वायु पुराण हो जाएगा, विष्णु पुराण हो जाएगा, भागवत पुराण हो जाएगा, और ब्राह्मण पुराण ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 5वां नंबर वाला ब्राह्मण हो जाएगा। तो ये 5 जो पुराण है वो किसी न किसी राजा की वंशावली से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था, तो रुद्र दामन, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपका सही हो जाएगा। संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख इन्होंने जारी किया था। अगला है हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक जो है वो इनमें से कौन थे, तो नॉर्मन मायर्स आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये हॉट स्पॉट ये मोबाइल में जो खोल के नेट चला देते हैं वो वाला नहीं होता है हॉट स्पॉट, ये जैव विविधता से रिलेटेड होता है आपका, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता जो है ये हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है, अररिया जिले में। और ऑप्शन तो अररिया हो जाएगा, परंतु अगर ये आपसे कहा जाए कि इस अभ्यारण्य की खोज जो है वो किसने की थी, तो सुदान सहाय नामक एक व्यक्ति ने की थी 1995 में। अनुपम झील बिहार के कौन से जिले में स्थित है, तो कैमूर में आपका पड़ती है अनुपम झील, और ये झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा भी है, कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। अगला कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में अगर वन आवरण की बात करें, वृक्षावरण की बात करें, तो उसमें क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है। आज ही क्वेश्चन आपको कराए हैं दोपहर 12 बजे वाली टाइमिंग में, बिहार स्पेशल में 250 क्वेश्चन कराए हमने, उसको नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा। तो 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसमें सारे प्रीवियस ईयर हैं, आज तक बिहार के जितने पेपर हो चुके हैं, केवल बीपीएससी वाले नहीं, सारे के सारे उसमें इंक्लूड हैं। आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था, 2005 से ये जो है वो लागू हुआ था, 1 जुलाई 2005 से। इसको कहते हैं प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये सही हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध जो है वो कराए जाए।
अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो विभिन्न पद्धतियों, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है कहानी, कविता, गीत और नाटक की अगर बात करते हैं तो इसके माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो किससे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर सब में देखिए केवल 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 लगाए तो ऑप्शन कट जाएगा, वैसे ही अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ये हो जाएगा। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कथन कौन सा यहाँ पर पूछ रहा है, सही है। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, यानी 200 किलो होता है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन इसमें सीटेड वाले भी रखे गए हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त जो है वो किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन आपका रुचिरा कंबोज या इंदरमीत गिल या अजय बंगा या इनमें से कोई नहीं, तो इंदरमीत गिल आपका सही हो जाएगा। करंट अफेयर जो कराई थी वो भी अलग से करा चुके हैं, 400 क्वेश्चन अभी तक करा चुके हैं, 400 और करा देंगे, पूरी 1 साल की करंट कंप्लीट हो जाएगी। रुचिरा कंबोज का नाम देखने को मिलता है संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में। अजय बंगा का नाम देखने को मिलता है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम जो है वो क्या रखा गया है, तो वरुण रखा गया है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में जो है देश का पहला मानव यात्री ड्रोन जो है वो बनाया गया है। इसकी क्षमता है 130 किलोग्राम वजन के साथ 25 किलोमीटर की जो दूरी है उसको ये तय कर सकता है। हाल ही में किस विभाग के द्वारा जागृति शुभंकर को जो है वो लॉन्च किया गया, तो उपभोक्ता मामलों के विभाग, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नाटो शिखर सम्मेलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपसे कह रहा है सही नहीं है, गलत पूछा गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, बिल्कुल सही है, यहाँ किया गया। 2022 का सम्मेलन जो था वो 32वां संस्करण था, तो ये भी आपका सही है। और 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। एक चीज और समझिए कि नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नाटो की फुल फॉर्म आपकी होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था, 1949 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, आयोजन प्रश्न में मुख्यालय तो पूछा नहीं गया था, मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है। और अगर ब्रुसेल्स की बात करते हैं, ऑप्शन में थोड़ा सा डिटेल में ना जा करके मेन पूछ लिया जाता है, तो बेल्जियम में आपको लिखा देखने को मिल सकता है। इसके टोटल वर्तमान में कितने सदस्य हैं, देश हैं, तो 31 टोटल सदस्य देश हैं। अब थोड़ा सा 2023 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2023 में अगर मैं आपसे कहूं कि इस संगठन का जो सदस्य है, 31वां सदस्य जो है वो कौन बना है, तो फिनलैंड बना है सबसे लास्ट में। और जो ये बना है वो 31वां बना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट वाला। अगला कह रहा है हाल ही में बिहार सरकार ने कौन सी नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबड़ डैम का निर्माण जो है वो किया है। तो कौन सी नदी पर किया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कौन, नीतीश कुमार, और फाल्गु नदी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है। इस डैम का नाम इन्होंने गया जी डैम रखा है। क्या नाम रखा है, गया जी डैम। अब 50 क्वेश्चन देखते हैं कि जैव उर्वरक के बजाय रासायनिक उर्वरक की अगर बात करें तो उसका उपयोग करने से इनमें से क्या नुकसान होता है। तो क्या नुकसान होता है, उच्च लागत, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी की कमी, सभी हो जाएगा, सभी के सभी नुकसान है अगर आप जैव उर्वरक की बजाय रासायनिक उर्वरकों का यूज करते हैं। 51 प्रश्न देखते हैं कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में जो है वो बदला जाता है। तो क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कोशिका के केंद्रक में होता है ये, तो आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अगला कह रहा है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न की जाती हैं। तो प्रजातिकरण आपका ऑप्शन ये जो है पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में ये पाया जा सकता है।
तो वो यहाँ पर पूछा गया है। इसके साथ साथ वीडियो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा सभी लोग। 50 क्वेश्चन अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन पहला यानी कि फाइबर जो है वो सही हो जाएगा। फाइबर जो होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मनुष्य द्वारा इसको पचाया नहीं जा सकता और फल सब्जी और साबुत अनाज में ये देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व जो है वो आपका महत्वपूर्ण होता है, तो ये आयरन, लोहा जिसको कहते हैं, लोहे की कढ़ाई में जो खाना बनता है ना उससे आपका मिलता है। पालक में आपका आयरन होता है अच्छे स्रोत में अगर आप देखिए। बाकी मछली, बीन्स, ये सब तो होते ही हैं। और आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगला कह रहा है उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों जो तल हैं उसमें गति में सहायक जो है वो होता है, तो इसको हम बॉल और सॉकेट ये जो है वो कहते हैं, जो कि आपका सजिटकल, कोरोनल और अनुप्रस्थ इसमें गति को लेकर के हेल्प करता है। और ये अगर हम बात करते हैं जो सॉकेट जोड़ होते हैं उसमें कंधे और कूल्हे के जोड़ आते हैं। क्योंकि जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कंधे का जोड़ है तो हम अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना हो, घुमाना हो या सभी दिशाओं में ले जाना वो काम कर सकते हैं ना, तो अलग अलग उसी के अकॉर्डिंग जोड़ होते हैं। अगला कह रहा है कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली जो है वो कौन सी है, ये नाम सुना होगा आपने, गैम्बूसिया, ये आपका सही हो जाएगा। इसका यूज किया जाता है बेसिकली, वैसे तो गैम्बूसिया जो होती है ना मीठे पानी की एक छोटी मछली होती है और मच्छरों के जो लार्वा है उसको ये खाती है मछली, तो ये आपका मेन पॉइंट है। अगला देखते हैं, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि पानी और जो अन्य पदार्थ हैं उसको स्टोर जो है वो करना, उसको संचित जो है वो करना, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि जब हम के जैसे कोई पेड़ पौधा है उसको पानी देते हैं तो जड़ जो होती हैं वो क्या करती, पानी को सोख लेती हैं। जैसे ये पेड़ है तो ये उसकी नीचे जड़ है, पानी हमने दिया, जड़ क्या करती हैं उसको सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। पौधे की जो प्रत्येक कोशिका होती है ना उसके रिक्तिका में ले जाया जाता है उसको धीरे धीरे, एक एक आप कहेंगे केंद्रीय राजधानी भी उसी को कहते हैं। तो जहां इसे हम कहेंगे तब तक संग्रहित किया जाता है जब तक कोशिका को विभिन्न जो भी उनकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि कोशिका की गति को बनाए रखना या चयापचय जो प्रतिक्रिया है उसको कंप्लीट करना, वो सारी चीजें। तो यही आपका सही हो जाएगा कि केंद्रीय रिक्तिका होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, उसका काम यही होता है पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। जेनेटिक्स इनमें से किसका अध्ययन जो है वो है, तो आनुवांशिकता का अध्ययन है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। किसका अध्ययन है, आनुवांशिकता का। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पारसेक है। पारसेक जो है एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर जो है आपका होता है, ये एक पारसेक की अगर वैल्यू। और अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इतनी दूरी के बराबर। अगला कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले आएगी, भारी हल्की या वस्तु के आकार पर डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि दोनों एक साथ गिरेंगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका जो है वो सही हो जाएगा। दोनों वस्तुएं एक समय पर ही जमीन पर पहुंचेंगी। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके या अंदर से गर्मी निकाल करके और उसे बाहर स्थानांतरित करके, यही सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर आपका अंदर की गर्मी को दूर करके उसे बाहरी वातावरण में स्थानांतरित करता है, उसके रेफ्रिजरेंट का यूज जो है वो करता है। अगला कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो है ये आती हैं प्रकाश तरंगे, ये सही हो जाएगा। प्रकाश की गति तो बता ही चुका हूं मैं। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति जो रेंज होती है वो कितनी होती है, अल्ट्रासाउंड की होती है आपका 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 1 मिलियन हर्ट्ज के जो है वो बीच। अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच।
आवृत्ति इनकी जो होती है अल्ट्रासाउंड तरंगों की, वो ध्वनि तरंगे होती है। उनकी आवृत्ति मानव अगर श्रवण की बात करें कंपैरिजन में, तो उसकी ऊपरी श्रव्य सीमा से अधिक होती है। बताइए ना, तीन होती है, एक श्रव्य होती है, एक अपश्रव्य होती है, एक पराश्रव्य होती है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वैद्युत मोटर करता है। और अगर अपोजिट इसका पूछा जाता है तो आपका वैद्युत मोटर की जगह डायनमो आ जाता है। तो ये दोनों का अपोजिट वर्क होता है। अगला है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो कि एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित जो है वो करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत जो है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तापमान, दबाव, आर्द्रता, ये कारक हैं जो किसी भी माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं। अगला कह रहा है सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, ये सही हो जाएगा 65%। उसके बाद आपका कार्बन का नंबर आता है 18%, फिर हाइड्रोजन का नंबर आता है लगभग 10%, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। कॉस्मिक किरणें इनमें से जो है वो क्या है, तो आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, अंतरिक्ष के बाह्य भाग में आपको देखने को मिलते हैं। खोज कॉस्मिक किरणों की किसने की थी, विक्टर हेस ने की थी। अगला कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं, तो उसके किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन आता है, तो बढ़ता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए जो है वो किया जाता है, तो ग्रेफाइट, साधारण बिल, भारी जल, तीनों का यूज किया जाता है मंदक के रूप में। और भारी जल का सूत्र होता है D2O। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है, फ्रेंसियम जो है आपका हो जाएगा सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व अगर पूछेगा तो सिल्वर हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से किसका पीएच वैल्यू 7 है, तो किसकी है, उदासीन विलयन की 7 होती है, बता चुके हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। वर्षा का जल जो होता है शुद्ध जल की श्रेणी में आता है, शुद्ध जल का भी पीएच वैल्यू 7 ही होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस यूज होती है, तो हाइड्रोजन यूज होती है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेल घी में कन्वर्ट हो जाता है। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए इनमें से किसका यूज जो है वो किया जाता है, तो पानी में कोई भी स्वच्छ रखना हो क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं। वैसे भी देखते हैं कि आपको स्वच्छ पानी में भी क्लोरीन की गोलियां, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। अगला कारण इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से जो है वो किया जाता है। आर्टिकल राष्ट्रपति का कौन सा है, बाकी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 52 आर्टिकल है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी अवधारणा को इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है ये लिया गया है। भाग कौन सा है, भाग 3 है। अनुच्छेद कौन सा है मौलिक अधिकारों का, तो 12 से 35 है। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में दो स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है, तो सिक्किम में दो आपका स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। अगला है भारतीय संविधान की अगर बात करें, तो उसके भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व आपका शामिल है, तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता आता है, बिल्कुल। विधि के समक्ष समानता आता है, ये भी आता है। तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा करके। भाग 4 के अनुच्छेद 43 में आपका सहकारी समितियां जो है, यहाँ पर आपका पहला और दूसरा होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर आगे पीछे रह जाएगा। ऑप्शन जो है विधि के समक्ष समानता वाला नहीं, सहकारी समितियां जो हैं इनकी अभिवृद्धि, आपका ऑप्शन ये होना चाहिए। तो केवल पहला और दूसरा होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता की, तो ये आपका आता है जब हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14, और ये आता किसमें है, तो भाग 3 में आता है। और सहकारी समितियां जो हैं ये आपका आर्टिकल 43B में आता है, और समान नागरिक संहिता 44 में आता है अनुच्छेद में। और ये दोनों के दोनों भाग 4 में आते हैं, ये भाग 3 में आता है। आंसर होना चाहिए बी वाला।
अगला कह रहा है भारतीय संसद बनाती है तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इन तीनों से मिल करके बनती है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति होती है? तो अनुच्छेद 200 आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? टोटल 18 विषय हैं, ये आपका हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जब 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 74वां संविधान संशोधन है 1993 वाला। टोटल कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में? तो 18 विषय हैं, वही प्रश्न में पूछा गया था। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचन संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 1952 में जो है वो आई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 2 सदन कौन से? एक राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यपाल से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहला तो सही है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य जाने योग्यता रखता हो, ये गलत है। और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए केवल पहला और तीसरा। आर्टिकल 213 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एज राज्यपाल के लिए क्या चाहिए होती है? 35 एज जो है वो चाहिए होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 2 आर्ताएं मेन होती हैं, बाकी आंसर पहला और तीसरा जो है वो हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये किसमें दिया गया है? ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जो है वो दिया गया है। झंडा फहराना, अभिव्यक्ति दर्शाना, ये सारी चीजें इसमें ही आती हैं। और आपका 2004 में 25 जनवरी की तारीख थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि तिरंगा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार जो है वो आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती? तो ये 91वां संविधान संशोधन है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 15% से ज्यादा संख्या ये नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से। और ये 2003 में 91वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिला था। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल 7 सदस्य आपके प्रारूप समिति में शामिल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को कहते हैं। और 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट जो है इस समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए दी थी। और प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन? तो भीमराव अम्बेडकर जी, अयंगर जी, बी.एल. मित्रा जी, के.एम. मुंशी जी, कृष्ण स्वामी अय्यर जी और सादुल्ला जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान जी। इनमें से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 117 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं आर्टिकल 110 की, तो इसमें धन विधेयक जो है उसको लेकर के बात जो है वो की गई है कि उसको परिभाषित जो है वो किया गया है। 112 में संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्तुत किया जाता है। 115 में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती। पंचायती राज के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन है वो यहाँ पर गलत है। तो गलत कथन आपको छांटना है। आंसर हो जाएगा कि 11वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जबकि हम बता चुके हैं 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और यहाँ पर आपका 18 लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, वो पूछा गया होता तो ये सही होता। बाकी ऑप्शन सही है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया था बिहार में। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इनमें से किस संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो की गई? तो कौन सा वो संयंत्र था? वो आपका विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। विशाखापत्तनम आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। तीसरी 1961 से 1966 और चौथी जो यहाँ पर पूछी गई है वो 1969 से 1974। इसमें विशाखापत्तनम
इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये 3 की स्थापना हुई थी। अगर मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो यहाँ पर आपका बोकारो स्टील प्लांट जो कि आपका कहाँ पर है, झारखंड में है, उसकी स्थापना जो है वो आपकी हुई थी। और अगर मैं बात करूं दूसरे पंचवर्षीय योजना की तो यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भी आपका था, राउरकेला जो कि आपका उड़ीसा में है, और आपका दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में है। ये सभी की स्थापना जो है वो हुई थी, और जर्मनी और ब्रिटेन के सहयोग से। अगला कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इनमें से किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। स्थापना कब हुई, 1951 2 मई की। अगला कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण इनमें से कौन सा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है वो आती है, ये आपका सही होगा, जिसमें सरकार और व्यक्ति दोनों ही आर्थिक नियंत्रण पर काम करते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण क्या है, तो ये आपका कितना है, 20 लाख करोड़ रुपए है आपका 2023-24 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। माउंट कोयोबो कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आपका पड़ता है। ऊंचाई इसकी 460 मीटर है। सैडल पीक अगर बात करते हैं तो उत्तरी अंडमान में पड़ता है, और माउंट हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। तो ये आप उत्तरी और दक्षिणी वाले 2 पॉइंट याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात जो कह रहा है राजस्थान में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इनमें से दूध सागर जो लिखा है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका गोवा में पड़ता है। और गोवा में कौन सी नदी पर स्थित है, तो मांडवी नदी पर जो है ये आपका स्थित है, जबकि बाकी ऑप्शन यहाँ पर कट जाएंगे। अच्छा, ये है कि यहाँ पर ऑप्शन में एक बिहार दिया हुआ है, ये भी राजस्थान में, ये चीज ध्यान रखिए कि बिहार नाम है पर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरना सिंचाई परियोजना कौन से राज्य में जो है आपकी स्थित है, तो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में जो है आपका स्थित है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। जवाई और सुकरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो लूनी की सहायक नदियां हैं, ये आपका सही हो जाएगा। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी के रूप में जो है वो आपकी जानी जाती है। कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो पालघाट दर्रा जो है वो जोड़ता है। थालघाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है, नासिक और मुंबई को जो है वो जोड़ता है पालघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जो है वो जोड़ता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, तो कौन सी ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा है। इसकी ट्रिक भी मिल जाती है, अगर आप सर्च करेंगे ना तो ट्रिक भी मिल जाएगी। अगला देखते हैं, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है, तो कांगो आपका यहां पर सही हो जाएगा। कांगो को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। 99 इनमें से कौन वलित पर्वत के उदाहरण आपसे कह रहा है नहीं है, तो पारसनाथ, ये जो आप देख रहे हैं ये वलित पर्वत में नहीं आएगा, जबकि पारसनाथ के अलावा नीलगिरी की भी बात करें, सतपुड़ा की भी बात करें, तो ये सब आपके अपशिष्ट पर्वत में जो है आपके आते हैं। ये आपका ऑप्शन यहां से कट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैथ स्टार्ट होगी कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलता है बुध ग्रह में। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा सबसे हल्का ग्रह, कोई उपग्रह नहीं है इसका, और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम टाइम में लेता है कंप्लीट करने में, और टाइम है 88 दिन। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी आप इसे कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे मैथ के प्रश्नों की तरफ, और प्रश्नों को अलग से लगा दिया ताकि स्पेस भी मिलता रहे। तो सबसे पहला प्रश्न, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले, जो कि कुल वैध मतों का 75% जो है वो था। उस चुनाव में पूछ रहा है कितने मतदाता थे। अगर एक्स मान के आप करें तो मान लीजिए सीधे सीधे एक्स टोटल मतदाता थे, तो सबसे पहले 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो इसका 80%। उसके बाद 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 95%, क्योंकि 100 में से कट जाएगा। उसके बाद 75% जो है कुल वैध वोटों का था, तो 75%, तो बटे में 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10,545 वोट के बराबर।
इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू सीधे आपका आंसर 18,500 जो है वो निकल आएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी अगर आप देखिए तो यही चीज आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 18,500 पे लीजिए, एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी कि इसका 80% निकाल के अलग कर लीजिए, जिसमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिया, 5% भी अलग कर दीजिए। फिर एक जितने वोट मिले हैं उसका कुल वोट, जो वैध वोट है उसका 75% था, तो ये 75% निकाल कर देखेंगे, वैल्यू बराबर मिल जाएगी। वैसे भी कर सकते हैं, पर यही सिंपल तरीका है एक्स मान के सीधे सीधे। वैसे 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगला कह रहा है यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ये और ये है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो दर बराबर क्या हो जाएगा, जो भी राशियों में अंतर है वो, और पहले वर्ष की जो राशि है वो, और गुणे में 100, डायरेक्ट निकल आएगा। राशियों में अंतर कितना है? 21,384 माइनस 19,800, राशियों में अंतर बटे क्या, पहले वर्ष की राशि। तो पहले वर्ष की राशि 19,800 और मल्टीप्लाइड में आपका 100, डायरेक्ट इससे आ जाएगा। अब इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 15,084, 15 नहीं 1584, और बटे में 198, और गुणे में आपका 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 8% आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इससे आप कर सकते हैं सीधे सीधे। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु दे रखी 32। सबसे पहले तो गुणा ही कर दीजिए, 4 गुणे 32 कितना हो जाएगा, तो 128 आपका हो जाएगा। यदि अतिथि को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 12.5% बढ़ जाती है, और अतिथि की ही आयु आपसे पूछी गई है। अब आगे जो प्रश्न में कह रहा है कि औसत आयु बढ़ जाती है 12.5%, तो 32 का 12.5% निकाल लीजिए। अगर आप 32 का 12.5% निकालेंगे, 12.5 और बटे में आपका 100, तो कितना निकल करके आएगा, 36 निकल करके आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिए 4 लोग की एवरेज था 32, अब कितने लोग हो गए, 5 हो गए, और उनका एवरेज कितना हो गया, 36 हो गया। जब बढ़ गई वैल्यू, इसको निकाल लीजिए तो ये आएगा 180। अब पहले 128 एवरेज था, इसको हाईलाइट कर देते हैं, पहले 128 एवरेज था, अब 180 हो गया। तो जो अतिथि की आयु है, अगर इनका इनका डिफरेंस निकाल लें तो अतिथि की आयु निकल आएगी, यानी 180 में से अगर हम 128 घटा दें तो 52 आपका निकल के आ जाएगा, यानी आंसर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालू और लोहे के 20 किलोग्राम मिश्रण में 30% लोहा है, तो जिसमें इतनी वैल्यू है वो निकाल लीजिए। 20 किलोग्राम मिश्रण में 30% लोहा है, यानी 20 का 30% निकाल लीजिए, कितना होगा, 30/100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। 6 आपका क्या है, 6 आपका लोहा है। अगर मैं इसको ऐसे दर्शा दूं, इसको मैं रब करके दोबारा से दर्शाता हूँ। अगर हम इसको ऐसे दर्शा दें कि 20 किलोग्राम जो है आपका मिश्रण है, और इसमें आपका अगर 6 किलोग्राम आपका लोहा निकल आया, तो बचा कितना, ये आपका मिश्रण है, तो बचा कितना, तो बचा आपका 14 किलोग्राम। तो 14 किलोग्राम क्या हो जाएगा, अगर इसमें लोहा इतना निकाल लिया हमने, तो बचा बालू, यानी कि आपका जो 14 किलोग्राम है वो क्या हो जाएगी, बालू हो जाएगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि इसमें ही कितना बालू मिला दिया जाए, तो बालू में ही तो मिलेगा। अगर 1 6 है वो ऐसे रहेगा। अब जो दूसरी वैल्यू बालू वाली है, वो कह रहा है कि कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहा 10% हो जाए। यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये जो 6 किलोग्राम लोहा निकल कर आया है, ये आपका 30%, प्लस में लिखा था ना 30% लोहा है, तो बाकी जो बचेगा वो 70% हो जाएगा। अब देखिए, जो प्रश्न के अनुसार ही कह रहा है कि इसमें कितना बालू मिला दिया जाए, तो हमारा जो लोहा था वो तो आपका ऐसा ही है, और जो बालू मिलाया जा रही है वो टोटल मिश्रण में मिलाएंगे, तो 20 टोटल आपका यहाँ पर किलोग्राम मिश्रण था, इसी में ही हम एक्स बालू मिला रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बराबर क्या हो जाएगा। ये कह रहा था कि जो लोहा है वो 10% हो जाए, तो लोहा के सामने 10% रखा, बाकी जो बालू है वो 100% रहे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, इधर जाएगा 60 ऐसे हो जाएगा, यानी 20 प्लस एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एक्स बराबर निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 किलोग्राम आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज को भी समझिए, और ऑप्शन में कोई भी 40 नहीं, आंसर 40 ही होगा। इसी प्रश्न को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आपका 6 जो है वो लोहा है, हमने यहाँ लिख दिया 6 जो है हमारा लोहा है, ठीक है,
बटे में 14 बचा था तो 14। अब जब मिला रहे हैं वैल्यू तो पूरे में ना मिला करके बालू में ही मिलाएं तो ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो परसेंटेज की वैल्यू होगी, तो कह रहा था लोहा हमारा 10 बचे, तो जो बाकी बचा हुआ है ना उसके हिसाब से बटे में 90 बचेगा, तो यहाँ 90 लिख दीजिए। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 6 जा 54 होगा, 14 उधर जाएगा तो 54 में से आपका 14 घट जाएगा, यहाँ से भी 40 ही आएगा। तो कुल मिलाकर के आंसर यहाँ पर 10 जैसे लिखा है ना, इसको मिसप्रिंट हो रखा है, ये 40 होना चाहिए और ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दोनों तरीके से बता दिए। वैसे जो सही तरीका होता है ना वो ये वाला होता है, इस तरीके से। ये जो नीचे वाला तरीका है वो कंफ्यूज कर देगा आपको, तो इस तरीके से आप इसको सही समझ के रखिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे में ही आप बालू मिलाएंगे, यहाँ पर टोटल में मिलाएंगे तो परसेंटेज में फिर यहाँ बदलाव करना पड़ता है। अगला कह रहे हैं ए बी और सी ने संयुक्त रूप से खुद जो है उसका एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल करने के बारे में सोचा, और यहाँ पर लास्ट में भी लिखा है कि एक कार्यकारी सदस्य बनना चाहता तो उसे लाभ का 5% प्राप्त जो है वो करना था। ठीक है, अर्जित लाभ है कितना, 7400 है, तो 7400 का 5% सबसे पहले निकाल लीजिए तो कितना निकलेगा। 7400 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 5/100, 0 से 0 कट जाएंगे, 74 गुणे 5, 370 रुपए आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। बची राशि कितनी, तो 370 इसी 7400 में से घटा दीजिए तो कितनी शेष राशि बची, ये आपकी बचेगी 0307, 70-30 आपका ये बची राशि है। उनके निवेश का अनुपात कितना था, कह रहा था कि बात पर सहमति हुई कि ए 6 महीने के लिए 6500 रुपए लगा रहा है, यानी 6500 रुपए जो लगा रहा था वो आप एक्स के रूप में मानिए, तो ये कितने, एक्स की वजह से जरूरत नहीं, सीधे मल्टीप्लाइड लगा दीजिए। ये इसको मल्टीप्लाइड आपका 6 महीने के लिए लगा रहा है तो मल्टीप्लाइड में आपका 6 महीने। उसके बाद आपका अनुपात लगा दीजिए। फिर अगला कह रहा है बी 5 महीने के लिए लगा रहा है 8400, तो हमारा बी का 5 महीने है और 8400 है, तो 8400 गुणे 5 करके हो जाएगा। तीसरा लगा रहा है 10,000 रुपए और ये लगा रहा है कितने, 3 महीने के लिए। तीनों का रेशियो बस सॉल्व करेंगे तो वहां से बी का हिस्सा आप निकाल सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे, डायरेक्ट रेशियो लिख देते हैं, यहाँ से आएगा 13:14:15। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था, बी का हिस्सा बताइए, बी का वैल्यू कितनी है, 14 है, और टोटल ये वैल्यू हमने पहले निकाल ली 7030, इसी में से ही निकालना है। तो 7030 और गुणे में आपका 14, और तीनों का टोटल कितना होगा, 13 14 15 का, तो ये होगा 37। यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो निकल करके आएगी 2660 रुपए। ये तरीका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि नाव स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, तो धारा के अनुकूल गति निकालने के लिए क्या करते हैं, धारा की गति 3 किलोमीटर और ये जो स्थिर पानी में चल रहा है चाल, वो दोनों को जोड़ देते हैं। प्रतिकूल के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पहले हम दोनों निकाल लेते हैं। अनुकूल के लिए आपकी जो गति निकल करके आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 19 + 3, वो आ जाएगी टोटल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल के लिए क्या हो जाएगी, तो आपका प्रतिकूल के लिए घटा दीजिए 19 - 3, तो ये आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ये आपका क्या दे रखा है, धारा के अनुकूल किलोमीटर, ये आपकी दूरी दे रखी है। ये हमने क्या निकाली है, ये चाल निकाली है, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दीजिए, यानी 88 ये वाला टाइम, और जो 22 है बटे में 22 आ जाएगा, प्लस 24 किलोमीटर वाला ये वाला टाइम और बटे में आपका ये 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 22 सीधे 4 बार में जाता है, तो आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.5 आएगा, जो कि आपका डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। मान लीजिए कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से संख्याओं से विभाज्य है, और ये भी कह रहा है कि x एक पूर्ण वर्ग भी है, और x को 123 से जब विभाजित किया जाता है तब शेषफल कितना बचता है। तरीका क्या है, इन सभी का एलसीएम गुणनखंड के अकॉर्डिंग, तो उसमें फिर पेयर बना लेते हैं। तो हम अगर गुणनखंड करें तो इसका आएगा 2 गुणे इन संख्याओं का 16 24 30 36 45 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
1 2 3 4, एक और आएगा 2, उसके बाद आपका आएगा 3, उसके बाद आपका आएगा 3, उसके बाद आपका आएगा 5। यहाँ पर 2 2 का पेयर बना, इसका भी बना, 3 का भी बना, 5 और 2 का नहीं बना। यानी 5 और 2 का अगर नहीं बना है तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको एक 5 से एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा और 2 से एक एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा। जब इन सबको गुणा कर लेंगे तो वैल्यू जो आपकी प्राप्त होगी वो 3600 प्राप्त हो जाएगी। यानी 3600 क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग हो गया। अब यही पूछ रहा गया है कि x को अगर 123 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करके देख लीजिए। यानी 3600 को 123 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी 1 2 3 से अगर 3600 अंदर रख के डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो शेषफल की जो बात की गई है तो 33 जो है वो आपका बचेगा। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जब सुलेखा एक वस्तु को 870 रुपए में बेचती है तो उसे कुछ लाभ होता है। उसे अगर वो 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि के दोगुने के बराबर होता है। 870 रुपए में अगर वो कह रहा है बेच रही है तो समीकरण बना लीजिए। 870 माइनस कॉस्ट प्राइस, इतने रुपए से तो कुछ लाभ होता है और 450 रुपए में जो हुई हानि है कॉस्ट प्राइस में से घटा करके वो दोगुने के बराबर, तो बराबर हो जाएगा 2 गुना कॉस्ट प्राइस माइनस 450। बस ये समीकरण बनेगा, सॉल्व कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 590 और इसी का ही कह रहा है 15% का लाभ अगर कमाना है तो 590 का 115% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 115% निकालेंगे तो ये आपका 678.5 जो है वो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 678.50। शॉर्टकट में इस कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछी गई है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। 3 अंकों की अगर बात करें सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी, तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। एक तरीका ये है कि एक समय आप जोड़ लीजिए 22 को या 24 को या 25 को, उससे भी आप निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया तो तरीका यही है। अगर मान लीजिए 25 जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 402 1024 आएगा। आगे पीछे लिख दिया, सही तो लिखा था मेरे ख्याल से, 1024। हाँ ठीक तो है, तो यही है पूर्ण वर्ग, तो यही आपका आंसर 25 वाला जो है वो सही हो जाएगा। और होता किसका स्क्वायर है, तो 32 गुणे 32 जो होता है वो आपका इसके बराबर होता है। 32 गुणे 32 जो है 1024 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 110 लास्ट मैथ का, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट होगी। एक वृत्त आलेख प्रतिदिन एक दुकान में पुस्तकों की बिक्री को जो है वो दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दर्शाया गया है जैसे अंग्रेजी की पुस्तक है, इसके अलावा पहेली है, पी, इसी प्रकार अलग अलग पूछा क्या गया है। एक लीप पेयर्स में बेचने के लिए गणित और गणित की आपकी दे रखी है 25 वाला, और पोयम जो दे रखा है वो 15। ये दो आपसे जो है वो पूछा गया है, गणित वाला 25 और पोयम वाला 15। तो आपसे पूछा गया है इनकी संख्या कितनी होगी, 25 और 15 को जोड़ना है तो 40 हो जाएगा। अच्छा, इसकी कितनी पुस्तकों की आवश्यकता होगी, अच्छा ये चीज है। तो सबसे पहले तो जोड़ लीजिए सीधे सीधे, तो जोड़कर वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40 दोनों को। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, एक लीप ईयर में 336 दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष में अगर हम बात करें तो गणित और जो पोयम की आवश्यकता पुस्तकें होंगी तो 40 से गुणा कर दीजिए 336 को, 336 गुणे 40 करके यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 13,440। ये पूरे एक साल का निकल आएगा। यही चीज तो प्रश्न में पूछी गई थी कि एक लीप ईयर्स में बेचने के लिए गणित और पोयम की कितनी पुस्तकों की आवश्यकता होगी, तो आपका एक पहले निकाल लिया एक दिन के हिसाब से, तो टोटल 336 दिन के हिसाब से 13,440 ऑप्शन दे रखा है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब रीजनिंग के प्रश्नों। यहाँ पर कह रहा है रीजनिंग का पहला प्रश्न कि ये इसकी वैल्यू है और अलग अलग लिखा हुआ है कि इसका अर्थ ये है, इसका ये अर्थ है, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर होगी। जैसे डिवाइड के लिए क्या लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाइड लिखा है, यानी 8 मल्टीप्लाइड में 4। इसी प्रकार माइनस के लिए प्लस लिखा है 6 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस के लिए डिवाइड लिखा है, डिवाइड हो जाएगा। और 3 माइनस 4 इसकी वैल्यू पूछी गई है। डिवाइड इसको करेंगे 2 आएगा, 8 चौकी 32 हो जाएगा, तो यानी 32 प्लस 2 माइनस 4। अब यहाँ पर आप क्या करिए, जोड़ लीजिए 32 2 34, 34 में 4 घटाएंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका
सी वाला। अगला कह रहा है एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। एक महिला जो है, मान लेते हैं यहाँ महिला को रख दिया, महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, पिता ये ऊपर रख देते हैं इसी महिला के, कि एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री तो खुद हो गया, और इसका भी पुत्र है, यानी एक पुत्र और नीचे आ जाएगा। तो महिला उसकी क्या लग रही है? माँ ही तो लग रही है, माँ आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। यदि कलम मेज है, मेज पंखा, पंखा कुर्सी है, कुर्सी छत है, तो इनमें से आदमी किस पर बैठेगा? आदमी बैठता है कुर्सी पर, और कुर्सी को क्या लिखा जाता है? कुर्सी को लिखा जाता है छत, तो आंसर हो जाएगा आपका छत। अगला क्वेश्चन कह रहा है पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, इनमें से कह रहा है कि फलक 1 से 6 तक गिने गए हैं, इन संख्या के जनक के जो एक वाले के विपरीत फलक है। अब एक वाले के विपरीत, ये एक देखिए यहाँ पर 1 और 4 कॉमन है, 1 और ये 4 कॉमन है, यहाँ भी देखिए। वैसे एक चीज ये भी आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं ना, तो 1 और 4 यहाँ भी कॉमन है, यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 के विपरीत जो है आपका 5 है। 1 और 4 तो अपोजिट में आपके हो नहीं सकते, 1 और 4 हो नहीं सकते, बचा कौन कौन सा? तो बचा आपका 3 और आपका बचा आपका 6। अब 3 और 6 में से ही कोई आंसर होगा। 6 ऑप्शन में नहीं है, नहीं 6 ऑप्शन में तो है, परंतु अगर हम इसको इसको कॉमन लें तो यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 3 वाली वैल्यू और यहाँ पर 3 वाली वैल्यू, इससे इस क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आएगा, 5 आएगा, यहाँ से चलेंगे तो 4 आएगा, यानी 6 के सामने, 6 के जो सामने वो 4 आ रहा है। अब यहाँ पर ये समझिए, ये 1 और जो 4 थे अगल बगल थे, इसलिए हमने एलिमिनेट किया था। यहाँ 6 के सामने 4 आ रहा है तो 6 भी कट जाएगा, 3 ही बचेगा, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा? अब यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा डिफरेंस सबसे पहले निकालिए, तो कितना आएगा? 909 का डिफरेंस आएगा, 909 का। सेम चीज डिफरेंस आगे भी है, यानी कि 5000 अगर हम 432 में से घटा देते हैं 909, तो कितना बचेगा? 3, 2, 5, 4। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो ये आपको डी वाला ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। विषम ज्ञात करना है, टमाटर, आलू, प्याज, टमाटर, टमाटर सभी और बाकी सब जमीन के अंदर मिलते हैं, टमाटर जमीन के ऊपर होता है, तो इस आधार पर आप इसको अलग कर सकते हैं। ग्रेनेड बंदूक हो जाएगा, तो किससे कौन सा संबंधित होता है? तो यहाँ पर ग्रेनेड के बिना बंदूक कोई काम की नहीं होती, उसी प्रकार मस्तिष्क के बिना सीड्स उपयोगी नहीं है, यही होगा। बाकी ऑप्शन तो ऐसा कोई है भी नहीं, बहन भाई माता पिता आदमी औरत। अगला कह रहा है सभी पानी वर्षा है, इसके लिए बना देते हैं गोला। ये एक बना दिया, और एक और गोला चाहिए होगा ना, तो ये भी अलग से बना देते हैं, तो ये भी गोला बना दिया। पहले इतने में बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि सभी पानी वर्षा है, तो हम क्या करते हैं पानी को अंदर लिख लेते हैं, ये पानी हो जाएगा, और सभी के सभी पानी क्या है? वर्षा है, तो वर्षा हमने लिख दिया। फिर कह रहा है कोई भी वर्षा शुद्ध नहीं है, वर्षा शुद्ध नहीं है, तो यहां से अगर हम इसको दर्शाएं तो कि कह दें कि कोई भी वर्षा जो है वो शुद्ध आपका जो है वो नहीं है। और क्या कह रहा है? सभी शुद्ध सूर्य हैं, सभी के सभी शुद्ध, यानी एक और गोला बनेगा। इसको अगर हम दर्शाएं तो एक और गोला जो है वो बनेगा, क्योंकि सभी के सभी शुद्ध कह रहा है किसमें आते हैं? ये आ रहे हैं आपके सूर्य में, तो यहाँ पर आपका सूर्य हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बताइए कथन कौन सा सही है? कोई पानी शुद्ध नहीं है, पानी कोई भी शुद्ध नहीं है, तो सही है, बिल्कुल गलत सही लिखा है, इसका इससे कोई संबंध नहीं। कुछ वर्षा पानी है, वर्षा जो है कुछ पानी है, तो ये भी सही है। पूरे वर्षा में से कुछ हिस्सा तो पानी का है ही है, यानी दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। डी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि दोनों कथन 1 और 2 अनुसरण जो है यहाँ पर करते हैं। अगला देखते हैं 119 प्रश्न। 119 प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर आपको अक्षर बताने हैं कि इनमें से कौन सा होगा। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया, जैसे कि विकल्प में दिया गया। विकल्पों में दिए गए समूह अक्षर के 2 वर्ग दर्शाए गए, जैसे कि नीचे दिए गए 2 अवयवों में अवयव प्रथम स्तंभ और व्यक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है, और ऐसे करके इन अवयवों में से एक अक्षर को उसकी पंक्ति के बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया। उदाहरण के लिए जे को 04 लिखा जाता है, 42 लिखा जाता है, तो राइट के लिए कौन सा शब्द आप लिखेंगे? अब राइट के लिए समझिए, यहाँ पर ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं 56, 87 ऐसे करके, तो हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों देखते हैं। जैसे आर के लिए देखना है, आर यहाँ जैसे लिखा है,
तो ऊपर से देखेंगे एक नंबर, इधर से देखेंगे एक, तो एक 11 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार और देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ है, तो इधर से देखेंगे तो 41 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बना भी देता हूँ कि अगर इस आर को देखेंगे तो ऊपर से क्रम में देखेंगे यहाँ से तो ये एक नंबर पे आ रहा है, और इधर से देखेंगे तो 4 नंबर पे आ रहा है, तो 4 और 1 मिल करके क्या बना रहा है, 41 बना रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 41 वाला है या 11 वाला है, तो 41 वाला है, और ऑप्शन बी और डी दोनों में है। अगला देखिए 56 और 22 है, यानी 56 और 22 को सीधे चेक करिए कि ये आई को कौन दर्शा रहा है। 56 के लिए देखिए नीचे आना पड़ेगा इस चार्ट में, तो 56 में आप देखिए 5 ये है और 6 ये है, इसके आमने सामने क्या है, यहाँ पर तो आर है, तो ये तो नहीं होगा। 22 चेक करिए तो 22 ऊपर जाना पड़ेगा। इस चार्ट में देखिए 2 ये है, 2 ये है, इसके सामने आई है, यहाँ आई है, आई तो हमें चेक करना था, आर आई, यानी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं इनको। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यहाँ पर भी आपका सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं लास्ट में, इसलिए एक करा चुके हैं सेम इसी प्रकार का, ये प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। लाइव टाइमिंग एक तो 12 बजे की है, एक शाम के 5 बजे की है। ये प्रश्न आपके लिए है कि सभी पौधे फूल हैं, सभी फूल फल हैं, कुछ फल प्रकाश हैं, ये कथन है। निष्कर्ष है कोई फूल प्रकाश नहीं है, कुछ फूल प्रकाश हैं, ये निष्कर्ष है। आपको बताना है अनुसरण कौन सा करता है, केवल पहला, केवल दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा, या दोनों के दोनों। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।